मीनाक्षी जी आपका नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ 2 पंक्तियों से। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचनी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। तो आज का कार्यक्रम बहुत खास है। मंच पे जुड़े सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज एशियन लिटरेरी सोसाइटी का 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर है। मैं एशियन लिटरेरी सोसाइटी के फाउंडर श्री मनोज कृष्णन को हार्दिक बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि इस खास कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका दिया। इस शुभ अवसर पर हमारे साथ हमारी मुख्य अतिथि सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी मंच पर मौजूद हैं। मीनाक्षी जी आपको नमस्कार। नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ एएलएस के मंच पर। और आपसे इजाजत चाहती हूँ कि आपका परिचय हमारे दर्शकों तक दे सकूं। आपकी इजाजत है तो? शुक्रिया। मीनाक्षी जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार। सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी एक भारतीय राजनीतिक मंदसौर से पूर्व संसद सदस्य रही हैं। इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन एनएसयूआई के साथ प्रारंभ किया। बाद में ये यूथ विंग की अध्यक्ष रही। साथ में महिला विंग का कार्यभार भी इन्होंने बखूबी संभाला। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के नाते मंदसौर के किसानों के उत्थान के लिए व उनके विकास के लिए मीनाक्षी जी ने कई आंदोलन किए। गांव में इनका योगदान काफी सक्रिय है। इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, व साथ ही लॉ की बैचलर डिग्री भी हासिल की। मीनाक्षी जी की एक प्रकाशित पुस्तक अपने अपने कुरुक्षेत्र काफी लोकप्रिय है। आप नियमित रूप से अपनी रचनाएं, जो कि अधिकतर हिंदी में होती हैं, नवजीवन साप्ताहिक में प्रकाशित होती हैं आपकी रचनाएं। मासिक पत्रिका में भी आपकी रचनाएं और लेख प्रकाशित होते रहते हैं। तो मैं ये संक्षिप्त परिचय के साथ मीनाक्षी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने विचारों से एएलएस के बारे में हमारे दर्शकों तक कोई संदेश दें। मीनाक्षी जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। एशियन लिटरेरी सोसाइटी का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और पूरी विनम्रता के साथ आज इस अवसर पर आपने मुझे अपने एशियन लिटरेरी सोसाइटी परिवार का हिस्सा बनाया, उसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ।
मनोज जी ने जिस खूबी से और जिस तन्मयता के साथ एक लिटरेरी सोसाइटी को कायम किया है, और वो भी आज के दौर में नेट के समय, वैसे भी हम देखते हैं कि साहित्य को, हमारी कोशिश है कि साहित्य का आदान प्रदान मुल्कों से परे जाकर दिलों तक पहुंचाने वाला हो। तो उसकी कोशिश उन्होंने एशियन लिटरेरी सोसाइटी के जरिए की है। तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई, उनको और पूरी एशियन लिटरेरी सोसाइटी के सभी पैरोकारों को, पूरी टीम के सदस्यों को देना चाहूंगी। जो भी उनकी उस कल्पना रही, जो उनकी सोच रही, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि इस खास कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ी। तो आप अभी अपने विचार व्यक्त करिए। मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ एशियन लिटरेरी सोसाइटी के। जय जगत साथियों, एशियन लिटरेरी सोसाइटी के 3 वर्ष सफलता से पूरे होने पर मैं सबसे पहले तो सभी सदस्यों को बहुत बधाई देती हूँ। तो लिटरेचर को या साहित्य को उसकी पूर्णता में अगर हम देखना चाहते हैं, तो वो केवल किताबों में नहीं मिलती। हर रोज सुबह जब हम अपने घर से निकलते हैं, तो हर चेहरा, उस चेहरे की आंखें और कई बार बूढ़े लोगों की झुर्रियां अपने आप में कई कहानियां कहती। कई बार ऐसा भी लगता है कि जितनी ज्यादा झुर्रियां होंगी, उतना ज्यादा कथाओं का खजाना उनमें छुपा हुआ होगा। और एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि ये सब शौक है, और शौक की शुरुआत कब हुई होगी? अगर उसके बारे में थोड़ा अन्वेषण करें कि क्या ऐसी सोसाइटी अभी आधुनिक काल की है? क्या इस तरह की साहित्य की और अन्य अन्य विधाओं से जुड़ी जो सोसाइटी है, या जो उनका संगठन है, या उसका किसी रूप का कोई क्लब है, वो क्या एक आधुनिक अवधारणा है, या फिर ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है? तो बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि मानव सभ्यता को जब थोड़ी फुर्सत मिली होगी, तो ये सारे शौक उस फुर्सत के क्षण के साथ जुड़े हैं। और बिना फुर्सत के आपाधापी वाले मानव समाज के लिए ये करना मुश्किल था। और जब सभ्यता ने आकार नहीं लिया था, लोग अलग अलग मानव समूहों में रहते थे और इधर से उधर अपनी आजीविका के लिए, अपनी उदरपूर्ति के लिए भटकते थे, और आधे से ज्यादा समय आत्मरक्षा में और भोजन की तलाश में निकलता था। तब क्या सचमुच कोई कलाएं रही होंगी? तब क्या कोई साहित्य रहा होगा? तब क्या किसी तरह की कोई संरचना हुई होगी? तब क्या उनको शौक पालने की फुर्सत रही होगी? या यूं भी कह सकते हैं कि शौक का विलास उनको मिल पाया होगा क्या? तो एक सोच यह भी होती है। लेकिन हम इंसान के बहुत पहले के जीवन को अगर झांक कर देखें, तो हम देखते हैं कि भीमबेटका में भी इंसान को जितना भी समय मिला, उन समूहों ने मिलकर भित्ति चित्र बनाए, अपने आसपास के वातावरण को दर्ज किया। अब ये किसी तरह की उनकी दैनंदिनी थी, उनकी डायरी थी, या फिर एक तरह से भविष्य को आगाह करने की कोशिश कि भविष्य की पीढ़ियों को किन चीजों से डरना चाहिए, किन चीजों से सावधान रहना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए। क्या ये वो था? या हमें समझना चाहिए कि ये जो भीमबेटका के भित्ति चित्र हैं, या फिर इसी तरह के पुराने चित्र यूरोप में निएंडरथाल्स के भी मिलते हैं, वे सब क्या हैं? क्या वो एक प्रकार की डायरी है, या एक प्रकार का कोई रिकॉर्ड है जो उन्होंने दर्ज किया? इसके पीछे क्या है? तो एक तरह से कला अपने अर्धचेत अवस्था में वहीं से शुरू हो गया, और इंसान को
उसके निकटतम जानवरों के बीच के जो कड़ी है उससे दूर करने में केवल एक ही अंतर है। कुछ अंतर और हैं, लेकिन एक अंतर हमारे लिए खास तौर पर मजेदार है। वो अंतर ये है कि जानवर जगत की कलाएं अलग तरह की होती हैं, वो एक जीवन है, लेकिन जिस तरह से कला की अभिव्यक्ति होती है और बड़ी परिष्कृत तरीके से होती है, वो मानव समाज की देन है। ये मानव को उनसे अलग करता है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं, दूसरी तरफ साथ ही साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन भी इस बात पर साबित होता है, और वो कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि पशु पक्षी के जगत में भी और प्रकृति के हर स्तर पर हम एक अलग ही प्रकार की कला देखते हैं, एक अलग ही तरह का की कलात्मकता और सृजन हमें दिखाई देता है। कभी हम बहुत ही अकेले में बादलों को ध्यान से देखें तो वो बादल कई तरह की आकृतियां छोड़ते हैं। उनको देखकर लगता है कि पेड़ों का झुरमुट है, उनको कई बार देखो तो लगता है कि कोई बूढ़ी नानी है, कभी लगता है कि कुछ नन्हे किशोर किशोरियों का जैसे कोई छुपम छाई का खेल चल रहा है। फिर जब हम पेड़ों की झुरमुटों के बीच से गुजरते हैं तो वो पत्तियां फुसफुसाती हैं, कभी तो इस बात का एहसास दे जाती हैं कि ऐसा तो नहीं कि इनके बीच में आपस में कोई चुगली चल रही है। कभी हम देखते हैं कि उन पत्तों की एक सिहरन होती है, पत्तों में खुशी भी होती है, वो साथ में हंसती खिलखिलाती भी हैं, गुनगुनी धूप का आनंद भी लेती हैं, रोती भी हैं, मुस्कुराती भी हैं, और अपने पूरे खूबसूरती के साथ उनकी वो जो अल्हड़ अलमस्त उनका अंदाज होता है उसका भी पूरा आनंद लेती हैं। तो प्रकृति में हर क्षण हम कला को अपने एक अलग रूप में देखते हैं। कला की वैसी अभिव्यक्ति तो नहीं होती जैसी परिष्कृत रूप में इंसानी समाज ने उसको संवारा है, लेकिन प्रकृति अपने आप में कलात्मक है और उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। जब भी लोग कोशिश करते हैं कि उसका किसी रूप में मुकाबला हो तो हंसी भी आती है और लगता है कि उसका कभी इमिटेशन नहीं हो सकता। जब बारिश होती है और उसके बाद पत्तियों को हम उसमें भीगा हुआ देखते हैं तो उसकी जो जीवंतता है वो हम कितना भी पानी उन्हें पिला दें उसमें वो बात नहीं होती और नहीं हो सकती, और शायद इसको करने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के आगे हम बौने ही रहेंगे। मौलिकता का पर्याय कभी नकल नहीं ले सकती और मौलिकता को वो कभी रिप्लेस भी नहीं कर सकती। तो कलाओं को हमने पशु पक्षियों से सीखा है। पक्षियों का कलरव किसी सामगान से कम नहीं होता। नदियां अपने आप में गुनगुनाती हैं, और जैसे जैसे हम नदियों के पास पहुंचते जाते हैं तो वो कई तरह की अटखेलियां उसकी होती हैं। और हमारे अपने जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, किंवदंतियां हैं, वो नदियों को लेकर भी इसीलिए नदी कथाएं कहते हैं। तो अलकनंदा और जो मंदाकिनी बहती है तो उनको सास और बहू का दर्जा देती। इस तरह से अनेक छोटी बड़ी लोक कथाएं जुड़ी हैं जो कि प्रकृति को हमसे जोड़ती हैं और कलाओं को विस्तार का एक अनूठा अवसर प्रदान करती। तो प्रकृति हमारी कलाओं को सहेजने का एक सबसे बड़ा स्रोत है और अपने आप में प्रकृति एक कला है। और इंसान ने जितनी भी कलाओं को जाना सीखा है वो प्रकृति से ही सीखा है। जानवर जब आजकल तो गांव में ट्रैक्टर धुली बेला ही रह गई है, गोधुली बेला बहुत कम बच गई है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से गांवों में जब गायें लौटती हैं शाम को, भैंसें लौटती हैं शाम को, तो उनकी जो कदम ताल होती है उसका एक लय होता है, उसमें एक ताल होता है, उसमें एक संगीत भी होता है। और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी शास्त्रीय हमारी विधाएं हैं उन्होंने प्रकृति से ही सीखा है। प्रकृति के शोर में हम संगीत की स्वर लहरियां सुनते हैं, पखावज और मृदंग की ताल भी सुनते हैं, तबले की ताल भी और थाप भी सुनते हैं, बांसुरी की कुहुक भी पक्षी जगत से ही प्रेरित है, और इसी तरह से हम अनेक कलाओं को देखते हैं।
दरअसल संस्कृति को अगर हम समझना चाहें तो जो तहजीब है वो सभ्यता का ननिहाल है, और सभ्यता का विकास हो ही नहीं सकता अपने ननिहाल के गलियारों में जाए बगैर। तो तहजीब जो ननिहाल है सभ्यता का, तो वहां पर कोई ना कोई लोरी भी होती होगी। तो हम उन लोरियों को क्या मानेंगे? क्या लोरियां गाई जाती होंगी तहजीब के ननिहाल में? तो जितनी भी किंवदंतियां होती हैं, दंत कथाएं होती हैं, जनश्रुतियां होती हैं, मिथक होते हैं, किस्सा गोई होती है, गप गोष्ठी होती है, वो सब उस ननिहाल की लोरियां हैं, जिसको थपका कर हम अपने सरहाने रखते हैं, और लोरियों को सरहाने रखकर सोया जाए तो अच्छी नींद आती है। तो एक तो कला की एक शास्त्रीय विधि होती है, और एक कला वो होती है जिसको कि जन समाज ने और लोक समाज ने समझा है। तो जब हम बस्तर जाते हैं या सुदूर आदिवासी अंचल में जाते हैं, तो कला उनके लोक जीवन का, उनके जनजीवन का हिस्सा है। तो खेत बोते समय के कुछ गीत होते हैं, हार्वेस्ट सीजन के, कटाई के समय के कुछ गीत होते हैं, जब निंदाई गुड़ाई होती है तब उसके कुछ गीत होते हैं, महुआ और सल्फी को मनाते हुए कुछ गीत होते हैं, और इतने खूबसूरत उन वो लोकगीत और जनगीत होते हैं। झारखंड में चले जाएं तो उस महुआ के इर्द गिर्द जो नृत्य और गान होता है वो बहुत बहुत ही खूबसूरत है। और उसको फिर उन्होंने जिस तरह से बाद के दौर में आधुनिक चेतना के साथ जोड़ा, वो भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। उनका एक बहुत प्रसिद्ध आदिवासी जनगीत है जिसमें वो गांधी जी को जोड़ते हैं उससे। कहते हैं कि हम सब लोगों को तो महुआ का मद चढ़ गया है और इस गांधी को स्वराज का मद चढ़ गया है। तो ऐसे बहुत सी खूबसूरत उन्होंने उसकी के अंदर नवाचार किया है, और ये किसी ने सिखाया नहीं है, जन समाज को किसी ने नहीं सिखाया। जन समाज ने जो कुछ भी सीखा है वो प्रकृति की पाठशाला से सीखा है, और प्रकृति के साथ एक अंतर संबंध बनाते हुए सीखा है, और कलाओं को वहीं से उन्होंने संवारा है। वहाँ उनकी जो दंत कथाएं हैं वो साहित्य का खजाना है। और हम कितने भी आधुनिक दौर में लिखने पढ़ने के जरिए उस काम को करें, लेकिन उसकी वो जो सहज महक है, वो सहजता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हम कलाओं की जब बात करते हैं तो बहुत पहले सिंधु के नगरों का भी जब अन्वेषण हुआ, जब पता चला कि ऐसी सभ्यता थी, नागरिक सभ्यता थी, उसमें भी कमर पर हाथ रखकर नृत्य की मुद्रा में थिरकते हुए कुछ प्रतिमाएं मिली। और ऐसा लगता है कि इंसानी समाज ने बहुत पहले से नाचना, गाना, थिरकना शुरू किया। और उसी समय की सुमेर की भी बात है, जहां पर गिलगमेश के किस्से बड़े मशहूर थे, वो उनका मिथकीय नायक है, तो किस्सा गोई तो बहुत होती होगी। और उस वक्त लोग लिखते नहीं थे, लेकिन किस्सा चलता था एक से दूसरे जगह। कुछ वर्षों पहले तकभी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तात्या तोपे जी की याद में एक मेला भरता है शिवपुरी में। और वहां पर ये जो हम बुंदेले हरबोलों की बात सुनते हैं, तो वो हरबोले परंपरा के लोग आकर गाया करते थे। आखिरी बार 2005-06 के इर्द गिर्द भी ये परंपरा चलती रही, मैं स्वयं उसका हिस्सा बनी। और हम देखते हैं कि आल्हा के जरिए लोगों ने गाया, हरबोलों ने बहुत कुछ गाया, और इस तरह से भी ये परंपरा, साहित्य को सहेजने की परंपरा और लिखे हुए को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा जाहिर है कि चलती रही, जारी रही। ऋग्वेद ने बहुत सुंदर ऋचाएं गाई। बहुत सारे लोग जो पेस्टोरलिस्ट उनको मानते हैं, चरवाहा समाज भी उनमें से काफी लोगों का शामिल था, वो अलग अलग जगह पर यात्रा करते करते नए लैंडस्केप तक पहुंचे। नई आबो हवा, नई प्रकृति, नया वातावरण, वो उन्हें चौंकाता होगा, और उसको उन्होंने अपनी वैदिक ऋचाओं से गाया। तो ऋग्वेद एक तरह से प्रकृति का ही गान है, उषा काल का गान है। उसमें गाना भी है, उसमें संगीत भी है। और अच्छा साहित्य वही होता है जो गुनगुनाए, अच्छा साहित्य वही होता है जो बोले, अच्छा साहित्य वही होता है जो आपसे
एक रिश्ता कायम कर ले, आपसे बातचीत करे। उसके लाखों लोग पढ़ते हैं निसंदेह, लेकिन पाठकों से जो एक आत्मीयता स्थापित कर ले, जो एक रिश्ता बनाए, वही सबसे अच्छा साहित्य होता है। और हम देखते हैं कि जो शास्त्रीय शैली है उसको वो भी अपने आप में उन्मुक्त करती, क्योंकि उसमें भी एक मर्यादा होती है, उसमें कुछ मीटर होते हैं, उसमें कुछ लिखते समय भी उसकी एक अपनी विधा होती है, उसका अपना एक व्याकरण होता है। और उसी तरह से जब हम गाते हैं या फिर जब नृत्य होता है, तो जो शास्त्रीय शैली है उसमें एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा के साथ साथ वो एक आत्मानुशासन भी देता है। लेकिन उसके बावजूद भी खासियत यह है कि ये सारी शास्त्रीय शैलियां दिलों को जोड़ती हैं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के बारे में कहते हैं कि उनको जब लोग कहते थे कि इसमें गाओ उसमें गाओ, वो कहते थे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ शारदा माई के लिए गाता हूँ, मैं और किसी के लिए नहीं गाता। और आज भी हम देखते हैं कि सूफी वो अंदाज है जो दिलों को जोड़ता है। अब हीर और रांझा की कहानियां, जो अलौकिक प्रेम कथाएं हैं, वो सरहद के हर ओर पढ़ी जाती हैं। उसके संरचनाकार किस कौम से हैं, किस मजहब के हैं, किस जाति के हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है। सोहनी महिवाल की कथाओं को न मालूम हम कब से पढ़ ही रहे हैं। और उसमें वो जो नदियां हैं, सिंध में कुछ अलग ढंग से कही गई हैं, पंजाब में कुछ अलग ढंग से कही गई हैं। और चेनाब को उसमें एक तरह से वो नदी माना है जिसमें कि प्रेम अपने भवसागर को पार करता हुआ अपने ईश्वर से मिलता है। और ये सारी कहानियां एक रूहानी सुकून प्रदान करने की कहानियां हैं। उन्हें गाया भी जाता है, उन्हें उन पर नाचा भी जाता है, और उन्हें लोक शैली में जोड़ा भी जाता है। शास्त्रीय शैलियों से इतर जो लोक और जन शैलियां होती हैं, उनका कोई व्याकरण नहीं होता, उनमें ज्यादा बराबरी होती है, उसमें बहस भी होती है, उसमें छेड़छाड़ भी होती है। स्त्री पुरुष मिलकर गाते बजाते हैं, वो आपस में एक दूसरे को छेड़ते हैं, वो प्रकृति से भी बातें करते हैं। जन शैलियों में तो और मजा है, गिलहरियां बात करती हैं, मछली से संवाद होता है, एक दूसरी मछली को कहती है कि तू क्या सज धज कर कहाँ जा रही है, नदियों से बातचीत होती है। वो इन सबको लाइव कैरेक्टर के रूप में, जिंदा पात्रों के रूप में देखते हैं, और वो सृजन अपने आप में एक अलग आनंद है उसका। और आज भी जब हम ढिंडोरी चले जाएं, मंडला चले जाएं, या सुदूर कोंडा गांव चले जाएं, तो जब वो गाना गाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो शौक का हिस्सा है, फुर्सतिया नहीं है, वो उनके प्रकृति में रच बस गई है। उनके लिए वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि उनके नसों में जैसे लहू बह रहा है, वैसे कला बह रही है। तो कला अपने आप में उनको जीवित रखने का, उनको लोक जीवन से और जन जीवन से, प्रकृति से जोड़ने का सेतु भी है, और उनको एक लालित्य प्रदान करती है। और शास्त्रीय शैली से इतर वो उन्हें मुक्त करती है। शास्त्रीय शैलियों में मर्यादा होती है और लोक शैली में, जन शैली में मुक्ति होती है। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि कला, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों न हो, वो दिलों को जोड़ती है। उसकी अपनी एक भाषा है। वो भाषा ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी तरह का कोई संकरापन हो। वो हमें इस तरह से सोचने पर मजबूर करती है कि सरहद के उस पार भी धूप गुनगुनाती ही होगी, सरहद के उस पार भी जाड़ों का महीना ठिठुराता ही होगा, सरहद के उस पार के पहाड़ भी छांव ही देते होंगे, सरहद के उस पार की पेड़ों के झुरमुट आपस में इसी तरह बतियाते होंगे, सरहद के उस पार के कोयल भी इसी तरह कुहुकते होंगे, मोर इसी तरह से अपने पंख पसारते होंगे। तो एशियन लिटरेरी सोसाइटी ने आसमान को छूने की कोशिश की है, एक अलग आकाश गंगा अपनी बनाई है, और साहित्य एक आकाश गंगा है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, चाहे वो संगीत के रूप में, नृत्य के रूप में हो, वाद्य यंत्रों के रूप में हो, जैसे बस्तर में लिंगो देव के अपने अलग अलग वाद्य यंत्र माने जाते हैं, और हर समुदाय अपने वाद्य यंत्रों के साथ उनकी पूजा करता है। तो ये सारी चीजें दिलों को जोड़ती हैं, दूरियों को कम करती हैं। एक निरंकार की जो बंदिश पाकिस्तान के कलाकारों को अल्लाह से जोड़ती है,
तो वो हमें हमारे अद्वैत परंपरा से और परम ब्रह्म से जोड़ती है। वो सिख धर्म को निर्वैर और निर्भय होने और काल सत्य से जोड़ने की बात करती है। वो ईसाई परंपरा को गॉड से जोड़ती है। तो कलाओं की अपनी कोई मजहबी दीवार नहीं होती, में किसी तरह का संकरापन नहीं होता। रोका दिलों को इर्द गिर्द सब तरफ से देखता है, झांकता है और सरहदों को जोड़ने की कोशिश करता है। इन दिनों मैंने ये जाना कि किस तरह से मेक्सिको और अमेरिका के बीच कुछ लोगों ने तो दीवारें खड़ी की, लेकिन कुछ लोगों ने वहां झूले लगा दिए। एक समाज ने वहां जाकर, स्वयंसेवी संगठन ने वहां झूले लगा दिए और बच्चे उसमें झूला झूलते हैं और झूलते झूलते सरहदों को पार कर जाते हैं। तो ये एक प्रकार की कला का ही मर्मज्ञ होगा जो इस तरह की संरचना कर जाए। संरचना वही अच्छी होती है जो हमें एकात्म करे, हमारी अपनी अपनी विभिन्नताओं के साथ। एक और बड़ी दिक्कत यह है कि हम जब कई बार अपने को किसी धारा से जोड़ने की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि दरअसल मुख्य धारा के नाम पर कोई धारा नहीं है। नागालैंड भी हमारी मुख्य धारा है, सुदूर अंडमान निकोबार भी हमारी मुख्य धारा है, और हम हर एक को उसकी खूबसूरती के साथ स्वीकार करें, वही हमारी मुख्य धारा है। एक को दूसरे की तरह होने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक को दूसरे का खाका स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागालैंड की खुशबू नागालैंड की अपनी मिट्टी से आती है, उनकी अपनी महक से आती है। गुजरात में कच्छ की मिट्टी से उनकी अपनी खुशबू सराबोर होती है, और वो सब उतना ही भारतीय गंगा जमनी धारा का हिस्सा है जितना कि हमारे मुख्य जो मेनलैंड जिसको कहते हैं उसके क्षेत्र उसका हिस्सा है। तो ये नहीं कह सकते कि यदि आपने चादर लपेटी है तो वो मुख्य धारा नहीं है, सलवार कमीज पहनी है या साड़ी पहनी है या बिंदी लगाई है या नहीं लगाई है तो वो मुख्य धारा है। सब एक तरह से हमारी तहजीबी धारा का अटूट हिस्सा है। और ये याद रखना होगा कि एक तरफ तो गंगा जमन की धारा है, और वो जो तहजीबी धारा है उसकी जो आकाश गंगा है वो दूर दूर तक फैली है, उसमें सबके लिए जगह है, उसमें सबका समावेश है, और इसी तरह से उसे देखना चाहिए। उसमें डॉक्टर कोटनिस भी शामिल हैं जिन्होंने जाकर बहुत दूर परमाणु अस्त्र से पीड़ित मानवता की सेवा की, और उसमें मदर टेरेसा जैसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने देश से बहुत दूर आकर इस सरजमी में अपनी सेवा देने का फैसला किया। उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो निरंतर घूमते रहते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी जैसे, जो जिन्हें यायावर कहना गलत नहीं होगा, अनेक देशों की यात्रा की, गुरु नानक देव जी जैसे जिन्होंने अनेक अनेक मुल्कों को तक पहुंचे। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरु नानक देव जी का बहुत अच्छा वाक्या है। वो जब काबा शरीफ पहुंचे तो लोगों ने उनसे कहा कि ऐसे सीधे मत लेटिए क्योंकि सामने काबा शरीफ है। तो नानक देव जी ने कहा कि मेरा काबा शरीफ तो हर तरफ है, तो तुम घुमा दो जहां नहीं है, मैं वहां घूम जाऊंगा। और समर्थकों ने, भक्तों ने उनको उनके पैर को घुमा दिया, तो कहते हैं कि काबा शरीफ भी घूम गया। तो ये जो सरहदी मेल है ये कला से और एकात्मता से पैदा होता है, सारी दूरियों को समाप्त करता है। और मंटो को हम यहाँ भी पढ़ते हैं, नूरजहां को हम यहाँ वहाँ सब जगह सुनते हैं, और कलाएं हर तरफ हर तरह की दीवार को तोड़ती है और हमें बंधनों से मुक्त करे, वही सबसे अच्छा साहित्य है। और इसके साथ ये याद रखें कि गंगा जमनी धारा का जो ननिहाल है वो सिंधु से निकला है। तो ये अपने आप में इस बात का इशारा है कि इसमें सब तरह का पानी मिला है, और तभी ये धारा और इसका वो जो मूल्यवान चरित्र है और इसका जो समावेशी चरित्र है वो उजागर होता है, और वो हमें आगे लेकर जाता है, हमारे दिलों को नजदीक लेकर आता है, हमें रूहानी और जहनी तौर पर पूरी तरह से आजाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद
और आज के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का भी पावन अवसर है, उसकी भी सबको बहुत शुभकामनाएं। माँ हम सबको हर स्त्री के प्रति सम्मान करना और बराबरी का भाव रखना सिखाए, यही शायद इसका असली महात्म्य है। और उसको हम समझें, केवल मूर्ति पूजा तक अपने आप को सीमित न रखते हुए उन आदर्शों को अपने दैनंदिनी में लेकर आए, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी आपका। आपने जो हमें अभी पूरा साहित्य सभ्यता का जो अनूठा संगम है उससे अवगत कराया, और लग रहा था कि जैसे हमने आपकी आज एक किताब पढ़ ली। थैंक और यू। क्योंकि उसमें आपने एक इंसान और जो उसके चेहरे की झुर्रियाँ हैं वहाँ से आपने सफ़र अपना शुरू किया है। जो आपके शब्द थे वहाँ से शुरू हुए, और उसके बाद आपने जो प्रकृति पर पेड़ पौधे नदी पहाड़ सरहदें सब से हमें मिला दिया इस कुछ ही मिनटों में। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपके साथ आपके विचार सुनने का मौका मिला। और आपके लिए मैं चंद पंक्तियाँ दोहराती हूँ। गुल तो उगता गए गुलशन से, गुल तो उगता गए गुलशन से, बागबान से कहो ना घबराएं। क्या बात है। हम तो पहुँचे तो रह गुजर ही ना थी, हम जो पहुँचे तो रह गुजर ही ना थी, तुम जो आए तो मंजिल लाए। तो क्या बात। आज आपने शुक्रिया, आज आपने इतने सारी हमें कविता का इतना मटेरियल दे दिया कुछ ही मिनट में कि आज सब चाहेंगे कि मैं कुछ लिखूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ लिख लूं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस। और मुझे ये मैं मतलब आई एम क्वाइट श्योर कि आपका जो मंदसौर जो आपकी कंस्टिट्यूंसी है वो वहाँ के लोग कितने खुश होंगे जहाँ पर एक ऐसा लीडर हो जो अपनी आत्मा से आत्मा का को जानता हो। ये आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलता है। अगर ऐसा लीडर है तो ज़रूर वो धरती पुण्य है, क्योंकि आप जिस तन मन से वहाँ काम करती हैं वो आपकी मैं बातचीत से समझ पाई हूँ कि आप वहाँ कितने प्यार से कितने मन से काम करती रही होंगी। और आपने एशियन लिटरेरी सोसाइटी के लिए जो टाइम निकाला, जो अपना समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और आपके बताए हुए जो साहित्य है इसको हम हमेशा याद रखेंगे। और आपने जो तहजीब और सभ्यता को एक ननिहाल का रूप दिया है उस पे मैं अभी और सोचूंगी, और आपसे कभी मौका मिला तो फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और हमें अपने वचनों से आपने शुभकामनाएं दी। थैंक यू सो मच। और जोहार।